दोस्तों, जब भी हमारे देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा होता है तो उसमें स्पोर्ट्स का भी हाथ होता है। स्पोर्ट्स एक ऐसी कला है जिसे हमारे देश में बहुत चाव से देखा जाता है और खेला भी जाता है, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, टेनिस हो, फुटबॉल हो या और भी कुछ। भारत मार्शल आर्ट में भी काफी आगे रहा है। हमारे देश में खिलाड़ियों ने हमेशा गर्व से मां भारती का सर ऊंचा किया है। देश के अनेक राज्यों के अनेक शहरों से खेल में लोगों ने अपना नाम बनाया है और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे रायगढ़ शहर की एक बेटी भी रायगढ़ का नाम राज्य में ही नहीं अपितु पूरे देश विदेश में रोशन कर रही है। आज रेडियो धूम के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में एक ऐसी ही ताइक्वांडो प्लेयर से हम रूबरू होंगे जिन्होंने रायगढ़ अंचल का नाम हमेशा रोशन किया है। आज हमारे स्टूडियो में आपकी रेडियो साथी आरजे पिया के साथ मौजूद है रायगढ़ की बेटी भाविका पांडे, जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। स्वागत है भाविका आपका हमारे रेडियो धूम के स्टूडियो में। थैंक यू आरजे पिया। भाविका, वैसे तो रायगढ़ में आपको सभी जानते हैं, पर फिर भी हम प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं और अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम भाविका पांडे है और मैं ताइक्वांडो की इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। मेरे परिवार में पापा, मम्मी और एक छोटा भाई है। पापा का नाम ब्रजेश पांडे है, मम्मी का नाम सैला पांडे और छोटा भाई विकास पांडे। क्या बात है, छोटी फैमिली है। हाँ। अच्छा, आप अपने स्कूल कॉलेज के बारे में हमें कुछ बताएं। आपकी स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई, कॉलेज आपने कहाँ तक किया? मेरी स्कूल की पढ़ाई छोटे से KG 1 से लेकर 12 तक बाल मंदिर स्कूल में पढ़ाई हुई है और उसके बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपका गर्ल्स कॉलेज में कंप्लीट हुआ है और मास्टर डिग्री आपका डिग्री कॉलेज में। क्या बात है, आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो गए हैं? हाँ, मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गई। कौन से सब्जेक्ट में आपने किया है? सोशियोलॉजी। भाविका, जैसे कि हमने हमारे श्रोताओं को बताया था कि आप एक ताइक्वांडो प्लेयर हैं, तो इसकी शुरुआत आपने कब और कहाँ से की? इसकी शुरुआत मैं 2010 से की। जब मैं 8th क्लास में थी तो समर वेकेशन चल रहा था, तो हमारे समर वेकेशन में स्कूलों में आ रखे थे मतलब सेल्फ डिफेंस की क्लासेस के लिए। यहीं से मुझे मतलब लगा कि हाँ, सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। 10 डेज का ट्रेनिंग था तो मैंने उसको ज्वाइन किया और 10 डेज के बाद धीरे धीरे उसमें मेरे को इंटरेस्ट लगता गया। फिर मैं उसको कंटिन्यू उस गेम में चालू कर दी खेलना। अच्छा, आगे बढ़ती गई आप? आगे बढ़ती गई क्योंकि आपको इंटरेस्ट आया। हाँ, इसीलिए मतलब पहले से सोच के नहीं रखा था कि ताइक्वांडो में ही आगे बढ़ना है, उसमें इंटरेस्ट आया इसीलिए आप इस फील्ड में आगे बढ़ी। हाँ। कौन सी क्लास में थी तब आप? मैं 8th क्लास में थी। 8th क्लास में, मतलब काफी छोटी उम्र से ही आपने शुरू कर दिया ये सीखना। तो यहाँ आपने शिक्षा कहाँ से ली है? उसी ट्रेनिंग के दौरान ही आपकी शिक्षा हुई या और भी आपने शिक्षा ली? नहीं, उसी ट्रेनिंग के दौरान मेरी शिक्षा यहाँ से चालू हुई। यहाँ जय कुमार यादव सर हैं जो मुझे ट्रेनिंग देते थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा भाविका, ताइक्वांडो की हम बात कर रहे हैं तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। तो ये कहाँ का फॉर्म है और इसे कैसे खेला जाता है, आप कुछ बताएं हमें ताइक्वांडो के बारे में। ताइक्वांडो ऐसे साउथ कोरिया का गेम है और ये एक मार्शल आर्ट ही है। जैसे कराटे हो गए, किक बॉक्सिंग हो गए, ये सब भी मार्शल आर्ट में आते हैं, वैसे ही ताइक्वांडो भी मार्शल आर्ट में ही आते हैं। कराटे में अक्सर हाथ का ज्यादा इस्तेमाल होता है और ताइक्वांडो में किक से खेला जाता है। किक का इस्तेमाल होता है, किक फेस में, फेस किक, चेस्ट में किक इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। लोगों को जानकारी भी होगी कि ताइक्वांडो कैसे खेला जाता है और कहाँ का है। आपने बहुत अच्छी बात बताई है। चलिए भाविका, आपसे चर्चा आगे और बढ़ाते हैं और बहुत कुछ जानना है हमें ताइक्वांडो के बारे में और आपके बारे में। ताइक्वांडो मतलब एक ऐसा गेम जिसमें फिजिकल डैमेज का खतरा रहता है, तो आपको कभी डर नहीं लगा कि चोट लग जाएगी या कुछ डैमेज हो सकता है? ऐसा डर तो सभी को रहता है खेल पे, लेकिन इसमें हम लोग को सेफ्टी गार्ड्स रहते हैं, हेड गार्ड, लेग गार्ड, हैंड गार्ड्स में गार्ड रहते हैं। फिर भी गार्ड्स होने के बावजूद हमको थोड़े बहुत चोट लग जाते हैं। तो कभी आपको ऐसा कोई ऐसा इंसिडेंस आपके सामने आया हो कि आपको कभी चोट लगी और आपने सोचा होगा नहीं मुझे नहीं खेलना है? हाँ, अभी हाल में ही मैंने नेपाल में G2 इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गई थी और क्वार्टर फाइनल राउंड में मेरे पैर मतलब मैट में फंस गए। ऐसे मैट में फंसे कि पैर मेरे मुड़ गए और मुड़ गए, उसके कारण माइनर फ्रैक्चर हो गया मेरा पैर और फिर हार मुझे मानना ही पड़ा और मैं आगे नहीं खेल पाई। ओहो, तो उस समय डर तो लगा होगा आपको? हाँ, डर तो लगा होगा, डर तो लगा ही था मुझे। मेरे मन में तो ये था कि हाँ, मुझे मेडल लाना ही है, पर ऐसा हो गया कि पैर पूरा डैमेज हो गया और मैं खेल भी नहीं पाई। अभी आप ठीक हैं? हाँ, अभी ठीक हूँ।
चलिए, अच्छी बात है। आगे आपने छोड़ा नहीं गेम को, आगे भी आपके में खेलने की चाहत है और आप खेलना चाहती हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, स्पिरिट होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए हम उसको भूल के आगे बढ़ें। अच्छा, जैसा जानते हैं हम, ये फिजिकल डैमेज होने का खतरा रहता है। अभी मैंने कहा भी, घर वालों ने कभी आपको रोका नहीं? कि ये होता है, हम लड़कियां हैं तो मतलब मम्मियों को ज्यादा टेंशन होता है कि नहीं भाई तुम लड़की हो और ऐसे मार धाड़ वाले गेम खेल रही हो, कहीं कुछ लग गया, फेस पे लग गया तो फ्यूचर क्या होगा। मोस्टली घरों में ऐसा होता है, तो आपके घर में भी कुछ ऐसा माहौल है? हाँ, जब 2012 में मेरा फर्स्ट नेशनल सिलेक्शन हुआ था तो वहाँ पे 10 दिन का कैंप रहता है। 10 दिन के कैंप के बाद वहाँ पे टूर्नामेंट चालू होता है। तो मम्मी का कहना ये था, मम्मी मुझे बहुत मना की, मम्मी से मेरा बातचीत तक बंद हो गया था, मुझे नहीं जाने दी। फिर मैं इतना जिद थी कि मुझे जाना ही है, सब तरफ से कॉल आ रहा था कि भाविका तुम नहीं जा रही। मुझे स्कूल से शुरू से बहुत सपोर्ट मिला सर का, कातोरे सर है उनका, मेरे को शुरू से बहुत सपोर्ट मिला। उन्होंने मेरी फैमिली से बात किया, तो पापा ने पहले सपोर्ट किया, मम्मी से मेरी तब भी बात नहीं हो रही थी। मम्मी फिर बहुत मना की, बट मैंने बैग वैग चुपचाप पैक किया और निकल लिया स्टेशन। फिर पापा को जब पता चला कि मैं स्टेशन चली गई, वहां से फिर पापा ने मुझे राजनांदगांव तक छोड़ा। मतलब मम्मी ने रोका एक बार? मम्मी ने रोका, लेकिन जब मेरा परफॉर्मेंस देखा और मम्मी लोग ने जाना, मतलब सब लोग देखे मेरा परफॉर्मेंस कि हाँ ये आगे इस गेम में आगे बढ़ सकती है, फिर मम्मी ने भी सपोर्ट करना चालू कर दिया। एक्चुअली मम्मी लोग थोड़े सेंसिटिव होते हैं तो उनको डर रहता है कहीं न कहीं, इसी वजह से होगा। बट अब काफी सपोर्ट मिलता है। अब काफी सपोर्ट करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भाविका, हमें जानकारी मिली है कि आपने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मैचेस खेले हैं और काफी जगह आपने अपना जीत का परचम भी लहराया है। तो सबसे पहले तो हम आपके कुछ नेशनल टूर्नामेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ कहाँ खेला है, कैसा रहा वहाँ आपका गेम? ऐसे मैं बताऊँ तो इंडिया का ऐसा कोई भी जगह नहीं जहाँ मैंने मैच खेलने नहीं गया है। ऐसा सभी जगह मैं मैच खेल आई हूँ। और इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल में थाईलैंड, भूटान, नेपाल 3 बार हो गया मेरा। अच्छा। और साउथ कोरिया। अरे वाह, मतलब देश पे तो आपने अपना परचम लहराया है, विदेश में भी जाके काफी अच्छा आपका प्रदर्शन रहा है, ऐसा मैंने सुना भी है और मुझे जानकारी भी मिली है। तो जब आप देश से बाहर जाते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? ऐसा मतलब 13-14 कंट्री आते हैं और मतलब एकदम अलग लगता है कि हाँ हम अपने देश के लिए खेलने जा रहे हैं। एक तो मतलब हम लोग को जो जर्सी मिलती है ना, उसमें इंडिया लिखा रहता है, तो इतना अच्छा लगता है कि हाँ इंडिया की जर्सी मिली और हम इंडिया के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। सही बात है, एक इंडिया लिखा हुआ होना ही अपने आप में प्राउड वाली बात होती है। एक तो देश का क्या बोलना चाहिए, नाम अपने कंधों पे होता है। हाँ। और उस समय दिमाग में चलता हुआ कि नहीं बस मुझे जीतना है। हाँ। सही है, बहुत अच्छी बात है। कैसा लगता है जब आप अपने पूरे अंचल, अपने राज्य, अपने देश की उम्मीद लेकर एक जगह पे खेलने उतरते हैं, तो उस समय आपके दिमाग में मतलब क्या चलता रहता है? बस दिमाग में यही चलता है कि मुझे जीतना है, मुझे गोल्ड मेडल लाना है और अपने देश का नाम रोशन करना है। बस यही चलता है। हाँ, बस यही सोच लेकर चलती हूँ। और जब मैं मेडल जीत के आती हूँ तो मतलब लोगों के मन में ये रहता है कि हाँ भाविका, ये तो धीरे धीरे मैं उन लोगों भी अपनी बेटियों को मेरे साथ भेजती हैं। तो ऐसा कोई इंसिडेंस आपके साथ हुआ है कि पेरेंट्स ने आके बोला हो कि हमें भी अपनी बेटी को आपकी तरह मतलब खिलाना है, इसी फील्ड में आगे बढ़ाना है, ऐसा कुछ? हाँ, बहुत लोग आती है, मतलब घर वाले रोक टोक करते थे कि नहीं मेरी बेटियां जाएंगी, अनसेफ रहेगी। बट मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती गई और मेरे साथ जाते गए लड़कियां, उनके रहन सहन, फिर बोले कि नहीं हाँ हमारी बेटियां भी भाविका जैसे बन सकती हैं। धीरे धीरे फिर आज भी मतलब 2-3 लड़कियां हैं जो मेरे साथ इंटरनेशनल तक गई हैं और मेडल भी लेकर आई हैं। क्या बात है, मतलब आप कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे हैं आज की जनरेशन को। हाँ, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आज की बेटियां आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें, राज्य का नाम रोशन करें। बहुत अच्छी बात हमें बता रही है भाविका और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और हमारे लिसनर्स जो सुन रहे होंगे, आशा करती हूँ वो भी अपने घर की बेटियों को मोटिवेट करेंगे खेल के प्रति। भाविका, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे अपोनेंट का खिलाड़ी होता है वो काफी स्ट्रांग होता है और थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है कि हाँ ये हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। होता है। हाँ। सब एक बराबर नहीं होते, कुछ बराबर वाले भी मिलते हैं, कुछ थोड़े लो भी मिलते हैं और कुछ काफी स्ट्रांग भी मिलते हैं। तो जब स्ट्रांग प्लेयर से आपका भिड़ंत होता है तो उस समय आपका कॉन्फिडेंस आप कैसे बनाए रखती हैं? जब अपोनेंट का मतलब लगता है तो हाँ कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए, ये तो मन में नहीं लाने चाहिए अरे अपोनेंट मतलब इतनी हैवी है तो हम अपने आप को नर्वस तो नहीं कर सकते ना। मतलब एक उम्मीद के साथ खेलते हैं कि हाँ नहीं हमको जीतना ही है, जीतना है। बट फिर भी
थोड़ा बहुत डर लगता है मन पे कि वो तो हमसे ज्यादा है और हम तो कब मतलब मन में ये भी आता है अरे कहीं हार गई या कुछ हो गया तो फिर, लेकिन मन में बस ये ठान के चलते हैं कि नहीं हमको जीतना है और खेलना है, भले हार जाएं उनसे कुछ सीखने को हमको मिलेगा, उनसे सीख तो लेंगे हम लोग, बस यही सोच है। बहुत अच्छी बात कही है आपने। हम एक्चुअली हारते नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ सीखते हैं, या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। बहुत सही बात कही है आपने। भाविका, जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत सारे मेडल्स अपने नाम किया है, तो उनके बारे में हमें कुछ बताइए, क्योंकि इसमें ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड होते हैं, तो आपने किस किस कैटेगरी में कैसे कैसे मेडल्स जीते हैं? थाईलैंड में मैंने 67 कैटेगरी में मतलब गोल्ड मेडल हासिल किया था। क्या बात है। और भूटान में भी गोल्ड मेडल था, नेपाल में भी सिल्वर मेडल था, और आपका साउथ कोरिया में पार्टिसिपेट्स था, उसमें मैं हार गई तो पार्टिसिपेट्स हो गया। हार गई तो नहीं बोलना चाहिए, कुछ न कुछ सीखा ही होगा आपने। हाँ, हर बार मेडल्स ही काम नहीं आते, हमारे एक्सपीरियंस भी काम आते हैं, तो वहां जाके आपने एक्सपीरियंस लिया होगा, वो आप ताउम्र याद रखेंगे। जब ये सारे मेडल्स लेकर आप जीत कर अपने घर आती हैं, अपने शहर आती हैं, तो आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रियाएं रहती है? मतलब कैसा वेलकम होता है आपका आपके घर पे? ये तो बहुत अच्छी बात आपने बोली। मैं बता रही, मतलब मेरे को इतनी खुशी जब मैं फर्स्ट बार थाईलैंड से मेडल लेकर आई, स्टेशन में उतरते साथ ही मतलब इतने सारे लोग, यहाँ तक कि जिला प्रशासन लोग भी सपोर्ट में थे, उन लोग भी सारे आए थे, मतलब बैंड बाजा, ऐसा लग रहा था कि दिवाली या कुछ शादी वादी होते ना, उस टाइप से इतना अच्छा माहौल था। मैं तो कभी सोची नहीं थी अपनी लाइफ में कि इतना अच्छा मतलब वेलकम होगा। फिर जिप्सी जो रहती है, जिप्सी में पूरा रायगढ़ टाउन मुझे घुमाया गया। उसके बाद जैसे मैंने अपने मोहल्ले में एंटर किया, ऐसा लगा कि शायद दिवाली आ गया है। सभी के घर के बाहर रंगोलियां थी, सभी थाली मतलब डीए वीए लेकर खड़े हुए थे, जहाँ सब जगह मुझे उतार कर माला पहनाया गया, टीका वीका लगाया गया। बहुत अच्छा, वो मेरे लिए एक यादगार पल बन चुका है, बहुत अच्छा फील होता है। क्या बात है। और ये कौन से सन की बात है? ये 2017 की बात है। बहुत मजा आया होगा, एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग। हाँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। हमें भी गर्व होता है कि हमारे शहर की बेटी बाहर जाके, देश विदेश में जाकर अपना नाम रोशन करती है। हम भी प्राउड महसूस करते हैं कि हमारे आसपास की एक बेटी है जो इतने अच्छे मुकाम पर है अभी, और आप कितना जाने कितने लोगों को इंस्पायर कर रही हैं खुद के साथ साथ। शुरू में तो जिला प्रशासन से सपोर्ट नहीं मिलता था, पर अब गवर्नमेंट से भी पूरा सपोर्ट मिलता है। और आजकल जिला प्रशासन भी मतलब चाहती है कि लड़कियों को हर जगह आजकल देख रही हूँ सेल्फ डिफेंस। आजकल स्कूल में भी स्कूलों वगैरह में भी सिखाया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो आप भी कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह देती हैं? हाँ, ट्रेनिंग्स वगैरह देती हूँ। आजकल क्या है, पहले हमारे क्लास में लड़कों की संख्या ज्यादा थी, बट आज के डेट में लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है, अब लड़कों की संख्या कम है। तो आप जब ट्रेनिंग देने जाती हैं तो मतलब कैसा सिखाती हैं? किस उम्र के बच्चियों को आप ऐसा सिखाती हैं? वैसे मेरे पास तो 5 साल से बच्चे आते हैं। अच्छा। 5 साल से आपका 18 ईयर्स। लड़कियों के लिए कोई छूट है, बॉयज के लिए 16 प्लस होने चाहिए। हाँ, 16। और लड़कियों को 5 साल की उम्र से ही सिखाया जाता है। 5 साल से आपका उनका कोई एज लिमिट नहीं। यहाँ तक कि जो घर गृहस्थी संभालती हैं वो भी आती है मेरे पास। अपना वेट लॉस हो गया या सेल्फ डिफेंस, आजकल तो लेडीज लोग को भी लगता है कि हाँ हम सेल्फ डिफेंस सीखें। हाँ, बहुत जरूरी भी हो गया है। हाँ, तो इससे बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये रहता है, एक डिसिप्लिन रहता है, वेट मेंटेन रहता है। और कई लोग मतलब सेल्फ डिफेंस, आजकल के जनरेशन में तो आप देख रहे हैं ना जो लड़कियों के साथ हो रहा है, अपने आप को सेफ रखने के लिए आजकल लोग मतलब लड़कियां खासकर उनके घर वाले सेल्फ डिफेंस के लिए भेज रहे हैं। सही बात है, और सीखना जरूरी ही है। हाँ। मैं जरूर आपसे सीखने की कोशिश करूंगी। जैसा कि आपने बताया था कि आपने अलग अलग कंट्रीज में जाकर खेला है और आप हमारे देश में भी खेलती हैं, तो जब आप बाहर जाती हैं तो बहुत सारे आपको एक्सपीरियंस मिलते होंगे। तो ऐसी कोई एक्सपीरियंस, ऐसी कोई यादें जो आपने अपने दिमाग में संजो के रखी हो, कुछ अच्छी भी होती है कुछ बुरी भी होती है, तो ये हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। 2019 में पुणे में मेरा नेशनल टूर्नामेंट था। नेशनल टूर्नामेंट के दौरान मेरी जो अपोनेंट थी, उसको जब हमारी मैच स्टार्ट हुई तो किक मेरी फेस में पड़ी उसकी, तो को शायद वो अनफिट रही होगी या उसको कुछ प्रॉब्लम इशू रहा होगा, तो उसके कारण उसकी सांस की रिदम बढ़ गई और वो रुक गई वहीं पे। उसके बाद जब
रेफरी ने मतलब बोला कि तुम आगे खेलोगी या नहीं, तो उसने भी हार नहीं मानी, उसने भी खेल को आगे किया। और जब मेरी चेस्ट में किक पड़ी ना, तो वो गिर पड़ी और जैसे एम्बुलेंस आई उसकी डेथ हो गई। और मेरे मन में ये बैठ गया कि ये मेरे कारण हुआ, बट उसकी और कुछ इशू थी, उसके कारण ऐसा हुआ। बट मेरे मन में डर बैठ गया और मैं आगे नहीं खेल पाई। ये मुझे आज भी वो दिन मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। होता है, ऐसे कई एक्सपीरियंस हमको देखने को मिलते हैं। पर आपने उस समय अपने आप को कैसे संभाला? मेरे सर वगैरह मतलब मुझे समझाने लगे कि ये तुम्हारे कारण नहीं है, बट मेरे माइंड में यही सेटअप था कि ये मेरे कारण हुआ है। मैं अपने आप को दोषी मान रही थी कि मेरी किक की वजह से उसके नोज में लगा तो वो उसकी डेथ हो गई। फिर सर लोगों ने समझाया मुझे कि उसकी कुछ और प्रॉब्लम रही होंगी और ये तो गेम है। फिर मैंने सेकेंड राउंड बहुत कोशिश की अपने आप में, लेकिन मैं नहीं खेल पाई। मतलब मन में कहीं ना कहीं वो बात थी कि मेरी वजह से। तो ऐसे हादसे तो खैर होने नहीं चाहिए, पर इस हादसे के बाद कैसे अपने आप को आपने संभाला और आपने अपने गेम को कंटिन्यू किया? संभालना तो मुझे अपने आप को पड़ा, क्योंकि हमारा गेम ही ऐसा है कि मतलब मारपीट वाला है, कब कहाँ चोट लग जाता है, तो ये आदत सी है। अब इसको फिर मैंने बहुत मतलब टाइम लगा पर मैंने अपने आप को प्रेशर करके आगे बढ़ा और फिर से चालू किया गेम। काफी टाइम तक मैं बहुत डिप्रेस रही इस चीज को लेकर। एक बुरा दौर कह सकते हैं हम आपकी लाइफ का। खैर होता है ऐसा कुछ, कई बार हमको ऐसे एक्सपीरियंस झेलने पड़ते हैं, पर ये अच्छी बात है कि आपने फिर से कंटिन्यू किया, सीखा, इसमें आपके कोचेस ने आपको हेल्प किया। बहुत अच्छी बात है भाविका कि आप कंटिन्यू अभी भी खेल रही हैं और हमारे शहर का नाम रोशन कर रही हैं। अभी हाल ही में आपने एक टूर्नामेंट नेपाल में कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस आपका? वहाँ का एक्सपीरियंस भी अच्छा लगा। भले हारी तो हारी, बट मुझे वहाँ से बहुत मतलब जो ओलंपिक्स खिलाड़ी हैं वो भी वहाँ पे आ रखे थे। उनके मतलब जो चीज हम उनसे सीख सकते हैं जी। बहुत चीज मुझे वहाँ से सीखने को मिला। और जो मतलब अपनी इंडिया है और अदर कंट्री वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। जैसे साउथ कोरिया की ही गेम है अपना ताइक्वांडो, तो वहाँ के लोगों का थोड़ा सा ज्यादा ही एक्स्ट्रा मतलब क्या बोलना चाहिए, ट्रेनिंग जो रहता है ना वो काफी उनका वो है जो स्ट्रांग रहता है। और अपने उधर इतना नहीं है, बट ये सब उनके मैचेस देख के हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ नई चीजें सीखने को मिलती होगी। आप डिफरेंट कंट्री में जाते हो तो डिफरेंट तरीके से लोग इसे खेलते होंगे या कुछ एक्स्ट्रा होता होगा? डिफरेंट ऐसा कुछ नहीं रहता। गेम और जो आपका नियम रहता है दोनों एक ही रहता है, बट स्ट्रांग जो अपने आप में चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल जो चाहिए, हमारा जो गेम है उसमें कॉन्फिडेंस लेवल का होना बहुत जरूरी है। सही है। तो आप दूसरी जगह जाते हो तो ये आपको सीखने को मिलता है। हाँ, ये तो हमने ताइक्वांडो की बात काफी कर ली। इसके अलावा आपकी और क्या हॉबीज हैं? मेरी हॉबीज डांसिंग। आप डांस करते हैं? हाँ, बट बहुत कम समय नहीं मिलता होगा। इसमें टाइम ही नहीं मिलता है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी, कितने घंटे आप प्रैक्टिस करती हैं? प्रैक्टिस सुबह 6 से 9। उसके बाद तो एक्चुअली क्या मैं सब इंस्पेक्टर की भी तैयारी कर रही हूँ, तो इसके भी मुझे प्रिपरेशन और पढ़ाई में भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है मुझे। उसके बाद इवनिंग में भी 5 से 7 बजे 8 बज जाता है, तो ट्रेनिंग चालू रहता है शाम को और एक इवनिंग। कम से कम 4-5 घंटे आप प्रैक्टिस करती हैं इवनिंग मॉर्निंग मिला के। और इतनी ही प्रैक्टिस की जरूरत होती है इस गेम में? प्रैक्टिस की नहीं, इसमें काफी टाइम चाहिए, मतलब लॉन्ग टाइम चाहिए इसके प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको ओलंपिक एशियन तक में मेडल लाना है तो इसमें मान लो दिन भर अगर आप टाइम दे रहे हो तो तब जाके मेडल आएंगे। बट अभी मेरा क्या पढ़ाई वगैरह भी है, तो पढ़ाई के कारण मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। फिर भी हम आशा करेंगे कि आप ओलंपिक वगैरह में जाएं, खेलें और हमारे शहर का नाम रोशन करें। पहले आपने बताया था चर्चा में कि आपको डांस करना भी पसंद है, तो ताइक्वांडो एक अलग ही चीज है और डांस एक अलग चीज है, तो मतलब ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन जल्दी से देखने को नहीं मिलता है। पर फिर भी आपको डांस पसंद है, बहुत अच्छी बात है। म्यूजिक की भी आप शौकीन हैं? बहुत ज्यादा। चलिए, अच्छी बात है। मैं आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि कई बार होता है कि हमें हर बार जीत तो हासिल नहीं होती, हार का भी सामना करना पड़ता है, और खेल है तो हार जीत लगा ही रहता है। जीतते हैं हम किसी भी गेम में तो हमको बहुत खुशी मिलती है, लेकिन वहीं कई बार हम हारते हैं, तो उस समय आपका रिएक्शन कैसा रहता है? आप अपने आप को फिर से कैसे मोटिवेट करती हैं और अपने आप को कैसे स्ट्रांग करती हैं कि नहीं, इस बार तो हम
हो गया नेक्स्ट टाइम मुझे? जीतते हैं तो जीत का तो एक अलग ही खुशी रहता है कि हाँ जीत गए, लेकिन बट ये जो हार है तो हार में भी मतलब लगता है, मन तो उदास हो जाता है, लगता है दुखी लगता है फिर, लेकिन ये आता है कि शायद हाँ हमारे में कुछ कमी थी, इस कारण हम हार गए। आगे नेक्स्ट टाइम से उस चीज को जो कमी थी उस चीज को सुधार, उस चीज को देखते हुए हम लोग क्या वीडियो बनाते हैं। अच्छा। मैच के वीडियो। अब मैच में अगर हार गए तो हम लोग उसको बार बार देखते हैं कि हाँ हमारी गलती कहाँ पे हुई, हम किस कारण हारे। ये बहुत फिर उस गलती को देखते हुए हम लोग वापस सुधार करते हैं, उसकी प्रैक्टिस नेक्स्ट टाइम फिर वैसा ही प्रैक्टिस करते हैं कि ताकि ये दोबारा गलती ना हो। खुद की गलतियों से सीखना कह सकते हैं इसे। बहुत अच्छी बात है कि हमने कहाँ कमी छोड़ दी उसे हम नेक्स्ट टाइम पूरी करने की कोशिश करें। ऐसा सही बात है। और जो सुन रहे हैं हमारे लिसनर्स, अगर वो भी इंटरेस्टेड होंगे तो इस चीज में उनको बहुत हेल्प मिलेगा कि अपनी गलतियों से ही हमें सीखना है कि कहाँ हम चूक कर रहे हैं, उसे हम फुलफिल करें फिर से। अच्छा, अब मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी कि एक जो प्लेयर होता है, सच्चा खिलाड़ी होता है, तो आपके हिसाब से उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? एक अच्छे खिलाड़ी में पहला तो डिसिप्लिन होता है, हमारे गेम में डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। दूसरा एक हमारा कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। कॉन्फिडेंस अगर लो है तो फिर आप इस गेम में आगे नहीं बढ़ सकते। कॉन्फिडेंस लेवल इसके लिए चाहिए, कॉन्फिडेंस है तो आप जीत सकते हो। अगर बोलते हैं ना, हाँ मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। क्या बात है, बस यही है। और आत्मविश्वास लो नहीं होना चाहिए, वो बनाए रखना चाहिए। और आपका हम लोग को इसमें डाइट भी फॉलो करना पड़ता है, डाइट फॉलो करना पड़ता है। और एक अच्छे कोच की गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है इसमें। और एक प्लेयर को जो सीखने की चाह होती है कि हाँ हमको ये सीखना है और आगे बढ़ना है, तो ये भी एक अच्छे प्लेयर में होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है आपने। भाविका, इस गेम को लेके आपके भविष्य की क्या प्लानिंग्स है? आप आगे क्या करना चाहती हैं? मैं तो इसको ओलंपिक तक खेलना चाहती हूँ। अभी जो मैंने इंटरनेशनल कवर किया है तो अभी इसका दिल्ली में ट्रायल होने वाला है। अच्छा। हाँ, अगर ये ट्रायल, ये साल में मतलब 2 बार होते हैं ये ट्रायल, अगर ये ट्रायल में आप निकाल लेते तो इसके थ्रू आपको मतलब धीरे धीरे मतलब एशियन, ओलंपिक्स, मिनी ओलंपिक, इसमें आपको ट्रायल देना पड़ता है। तो आप अभी इसकी तैयारियां कर रही हैं? अभी तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बट हाँ कोशिश कर रही हूँ कि मैं जाऊँ, इसमें आगे बढ़ूँ। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप जाएं, आगे बढ़ें और जीत कर वापस आएं। अच्छा, कोई अगर इस फील्ड में इंटरेस्ट लेना चाहता हो, इंटरेस्ट लेते हैं और इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, तो उनको शुरू से कैसी ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए? क्या एक लाइन होता है, उसके बारे में आप हमें बताएं। जैसे अगर कोई न्यू ज्वाइन होते हैं तो उनके लिए पूरा बेसिक होता है। बेसिक से धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जैसे बेसिक्स आपका हो गया, नॉर्मली जैसे रहता है हमारा योगा हो गया, उस टाइप से नॉर्मली रनिंग। पहले तो इसमें बॉडी फिट चाहिए, बॉडी फिट रहता है तभी आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, और इसमें भी कुछ बेल्ट वगैरह होते हैं, ब्लैक बेल्ट, ये ऐसा मैंने सुना है, मुझे आइडिया तो नहीं है। हाँ। तो उसके बारे में भी कुछ बताएं हमें। हाँ, इसमें बेल्ट होते हैं। सबसे शुरू में तो व्हाइट बेल्ट होते हैं, फिर येलो बेल्ट, ऐसे धीरे धीरे करके ब्लैक बेल्ट तक जाते हैं। ब्लैक बेल्ट हमारा लास्ट होता है, उसमें भी ब्लैक बेल्ट में 8 डैन होते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब वो धीरे धीरे जैसे मास्टर्स डिग्री रहते हैं ना, उस हिसाब से मतलब 2nd डैन, 3rd डैन, ये मास्टर जो मतलब हाई लेवल के कोच जो बन जाते हैं उनके लिए मास्टर डिग्री रहता है। तो आप कौन से बेल्ट तक पहुंच पाई हैं? अभी तो मैं ब्लैक बेल्ट 1st डैन हूँ और 2nd डैन का मैंने एग्जाम दिया है, उसका सर्टिफिकेट कुछ दिनों में आ ही जाएगा। इसके लिए भी एग्जाम्स वगैरह देने पड़ते हैं? इसके लिए एग्जाम देने पड़ते हैं। काते होते हैं, जैसे कराटे होते हैं ना, उसमें इसमें भी काते होते हैं, काते करने पड़ते हैं। अच्छा, और इसकी तैयारी के लिए कोई स्पेशल कोर्सेज वगैरह होते हैं? हाँ, इसके भी कोर्सेज होते हैं, ये बाहर से आते हैं। अच्छा, दिल्ली वगैरह या रायपुर हो गए, ऐसे ट्रेनिंग के लिए 10 डेज की ट्रेनिंग के लिए आते हैं और बाहर से ही एग्जामिनेशन आते हैं लेने के लिए एग्जाम। अच्छा, तो ये वर्कशॉप जैसा लगता है 10 डेज का? हाँ। तो एग्जाम के लिए हमको यहाँ लोकल एग्जाम देना पड़ता है या बाहर जाना पड़ता है एग्जाम देने के लिए? एग्जाम देने के लिए बाहर जाना पड़ता है। जैसे आपका कलर बेल्ट्स है तो कलर बेल्ट्स के लिए ना, जैसे आपके अदर स्टेट से आते हैं सर वगैरह, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में आकर इसका एग्जाम लेते हैं। अच्छा। बट ब्लैक बेल्ट के लिए आपको अदर स्टेट जाना पड़ता है, जैसे दिल्ली वगैरह हो गए।
वहां से इसका एग्जाम लेना पड़ता है। बहुत लोग होते हैं, मतलब आते हैं बच्चे, नए बच्चे, तो उनको सोचते हैं कि हमको ब्लैक बेल्ट चाहिए, तुरंत ही बोलते हैं कि अरे हमको ब्लैक बेल्ट चाहिए, बट ये पॉसिबल नहीं होता। ब्लैक बेल्ट के लिए मुझे खुद ब्लैक बेल्ट के लिए 3 साल लग गए थे। आपने कहाँ दिया इसका एग्जाम? ब्लैक बेल्ट के लिए मैंने दिल्ली में दिया था। दिल्ली जाके दिया? हाँ। क्या बात है, बहुत कुछ हमको जानने को मिल रहा है भाविका आपसे। भाविका, जैसा कि अभी सब तरफ हमको सुनने को मिलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, तो इसके अंडर आपको जिला प्रशासन की ओर से कुछ योजनाएं या कुछ ऐसी जानकारियां होगी तो हम आपसे जानना चाहेंगे। जिला प्रशासन से बहुत योजनाएं निकलती है नारी सशक्तिकरण के लिए। यहाँ तक अनाथालय, स्कूलों वगैरह में ना सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लगाई जाती है, जो मतलब 1 मंथ 2 मंथ उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए, उनकी जो इच्छा, अगर अपन 1 मंथ से ले रहे हैं और अगर उनकी इच्छा है और आगे करने की तो इसको बढ़ाया भी जाता है। और अभी राज्य शासन से 16 डेज के लिए क्लासेस मतलब हर स्कूलों में, हर गवर्नमेंट स्कूलों में चालू करने का आदेश आया है। तो अभी हम लोग मतलब जितने डिस्ट्रिक्ट में जो भी मतलब मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ है वो हर एक स्कूलों में जाकर खासकर लड़कियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है स्कूलों में। अच्छा, 16 डेज की ट्रेनिंग रहती है। तो अगर 16 डेज के बाद कुछ लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, इसको और आगे कंटिन्यू करना चाहती है, तो उसके लिए फिर क्या ऑप्शन है? जैसे स्कूलों का तो जो कैंप वगैरह चलता है, कैंप खत्म होने के बाद जैसे हमारे क्लासेस चालू होते हैं, अलग से जो हमारे क्लासेस हैं, फिर वो ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो। अच्छा, मतलब जो पर्सनल क्लासेस होते हैं? पर्सनल क्लासेस होते हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से भी क्लासेस लगते हैं या ये प्राइवेट क्लासेस होते हैं? गवर्नमेंट की तरफ से भी क्लासेस रहते हैं, कुछ सामाजिक सेवा जो करते हैं उन लोगों की तरफ से भी क्लासेस लगते हैं। अच्छा। और हमारी जो क्लासेस लगती है वो बिल्कुल मतलब निःशुल्क रहती है। भाविका, कुछ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चियां होती हैं जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं और कुछ करना चाहती हैं, और आपका तो काफी नाम है ताइक्वांडो के फील्ड में। जब भी ताइक्वांडो का नाम आता है तो भाविका ऑटोमेटिकली जबान पे आ जाता है, क्योंकि सब आपको पहचानते हैं इस फील्ड की वजह से। आपने इतना नाम रोशन जो किया है देश विदेश में हमारे शहर का, तो ऐसी बच्चियां कुछ आपसे कांटेक्ट तो करती ही होंगी, तो उन्हें आप कैसे गाइड करती हैं? गाइड तो मैं करती हूँ, और जैसे मेरी क्लासेस भी निःशुल्क रहती है। खासकर ऐसे वर्ग के लोगों के लिए मैं मतलब पैसे वगैरह मैं बिल्कुल नहीं लेती इनके लिए। जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनको गाइडलाइन करती हूँ कि वो जिला प्रशासन को एक आवेदन लगाएं, कलेक्टर में जाके कलेक्टर सर या मैम को आवेदन करें। वो जिला प्रशासन अपने तरीके से स्पॉन्सरशिप करवाती हैं। और रायगढ़ में ऐसे कई समाज सेवी हैं जो मतलब खिलाड़ियों के प्रतिभाओं को देखते हुए उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, और प्लेयर भी आगे बढ़ते हैं। और उनके मन में भी ये आता है कि हाँ, हमको इतना कुछ मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो हम आगे जाएं, अच्छा करें, अच्छा परफॉर्मेंस करें और अपने राज्य और देश का नाम रोशन करें, मेडल जीते। क्या बात है, मतलब सपोर्ट सब तरफ से मिलता है। हाँ। बस हमारे अंदर प्रतिभा और एक जुनून होना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आप हमें बता रही हैं भाविका। प्रोग्राम के हम अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं भाविका, और यहाँ जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को, आज की युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? आज की मैं युवा पीढ़ियों को और साथ में उनके माताओं पिताओं को भी ये संदेश देना चाहूंगी कि आज की डेट में बेटों के साथ साथ लड़कियों को भी जो मतलब आजादी नहीं मिलती है, उनको हर क्षेत्र में उनके टैलेंट को बढ़ावा दे, और किसी मतलब लड़कियों को लड़कों से कंपेयर ना करें कि मतलब लड़के ऐसा कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। आज के डेट में जो लड़के नहीं कर सकते वो लड़कियां कर सकती हैं। बिल्कुल अच्छी बात कही है आपने, और आपके माध्यम से और रेडियो के माध्यम से मैं भी हमारे श्रोताओं को कहना चाहूंगी कि आजकल कोई कम नहीं है, सभी बराबर हैं। बस जरूरत होती है हमें सपोर्ट की। तो अगर हमें सब तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, खास करके परिवार वालों का सपोर्ट मिल रहा है, तो हम किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने माता पिता, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। और आज के समय में जितने ओलंपिक्स में मेडल ला रही है बेटियां, सही बात है, ये तो हम देख ही रहे हैं, लगातार आंकड़े हमें बता रहे हैं कि जितने भी मेडल्स हमारे देश के नाम आ रहे हैं वो सारी हमारी बेटियां ही लेकर आ रही हैं। और मैं भी इस बात को गर्व से कह सकती हूँ कि मैं भी बेटी हूँ, और मेरे सामने भी हमारे रायगढ़ शहर की बहुत ही होनहार बेटी बैठी हुई है, और जिसका इंटरव्यू लेते हुए मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद भाविका कि आज आप हमारे स्टूडियो में आई और अपना कीमती समय हमें दिया। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बार फिर से थैंक यू यहाँ आने के लिए। थैंक यू आरजे पिया और थैंक यू रेडियो धूम, जो मुझे आपने यहाँ पे बुलाया और मुझे अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे मंच दिया। बहुत बहुत थैंक यू भाविका, आपका हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप भविष्य में और आगे जाएं और पूरे रायगढ़ अंचल का नाम पूरे देश दुनिया में आप ऊंचा करें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की गेस्ट भाविका पांडे, जिनसे हमने बात किया प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। दोस्तों, आपको बता दें, इसको होस्ट किया आपकी अपनी रेडियो साथी आरजे पिया ने और इसके प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर शुक्ला। अब मुझे दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।